हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमेशा उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल करता है। वो हमेशा ऐसे शगुफे छोड़ता रहता है कि कोई ना कोई रिएक्शन हमारी साइड से जाए। अभी उसने इसी तरह का एक शगुफा छोड़ा है। एक स्टेटमेंट उसने दिया है पाकिस्तान ने कि भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो टेररिस्ट थे। इसी तरह की बात उसने बोली है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या भगत सिंह आतंकवादी थे या वो देश के सच्चे सिपाही थे? हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। क्या ये पाकिस्तान जो इस तरह की भाषा बोल रहा है, क्या उसको हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में इस तरह की बातें बोलना जायज है या नहीं? अब खबर क्या आई है कि जो भगत सिंह है स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो आतंकी थे। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रोविंस, उसमें हाई कोर्ट में एक अर्जी डाली गई थी। एक सदमान चौक है लाहौर में, उसका नाम चेंज करने के लिए कि उसको भगत सिंह चौक कर दिया जाए। तो वहाँ के एक सरकार के नुमाइंदे ने उसको बोला है कि ये नाम चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो एक आतंकवादी थे। ये हिंदुस्तान टाइम्स की भी रिपोर्ट है, उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया है। तो अब इस पर हम चर्चा करेंगे क्या उसने बोला है। वहां पर एक सदमान चौक है लाहौर में, उसका नाम बदलकर भगत सिंह चौक करने की बात हुई थी। कोर्ट में आया था एक केस, और उसी में उनकी मूर्ति भी लगाने की बात की गई थी कि भगत सिंह की मूर्ति वहां पर लगाई जानी चाहिए। तो जो वहां के सरकार के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इसको मना कर दिया। ये मजीद वहां के सरकार के ऑफिशियल हैं, इन्होंने कहा था कि सदमान चौक को मतलब भगत सिंह चौक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो सिंह यानी कि वो भगत सिंह है, नॉट अ रिवॉल्यूशनरी बट अ क्रिमिनल। भगत सिंह वॉज नॉट अ रिवॉल्यूशनरी बट अ क्रिमिनल। लेकिन आज के टाइम में उनको क्रिमिनल नहीं, टेररिस्ट बोला जाएगा, ये इन लोगों ने कमेंट किया है। तो इस तरह की कमेंट पड़ोसी के द्वारा दी जाती है, तो इससे क्या है, हमारी जो भावनाएं हैं वो आहत होती हैं, और फिर वो बोलते हैं कि हम उनसे अच्छे रिश्ते नहीं रखते। तो आप अपनी राय जरूर देना कमेंट सेक्शन में। मजीद फिर उन्होंने बोला कि भगत सिंह चौक उसको हम यूं भी नहीं रख सकते, क्योंकि जो भगत सिंह थे वो हमारे जो सिद्धांत थे उनके खिलाफ थे, यानी कि जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ थे भगत सिंह, ये उन्होंने बोला। और पाकिस्तान के कल्चर के भी खिलाफ थे वो, ये भी उन्होंने बोला है कि, और वो मुसलमानों के भी खिलाफ थे, ये इन्होंने बोला है कि मुस्लिम्स के खिलाफ थे, पाकिस्तान के खिलाफ थे, हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ थे। इस वजह से इसका नाम भगत सिंह चौक नहीं रखा जाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि उनको मार्च 23, 1931 में दो लोगों के साथ, राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर लटकाया गया था। और जो फांसी उनको दी गई थी, जो उनको फांसी पर लटकाया गया था, वो पी सैंडर्स की हत्या करने पर दी गई थी, यानी कि वो हत्यारे थे। ये इन्हों के वर्ड हैं कि उनको आप स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर नहीं मान सकते, और उनकी मूर्ति यहाँ पर नहीं लगा सकते, या उनका जो चौक का नाम है हमारा सदमान चौक, उसका नाम इनके नाम पर नहीं रख सकते हैं। अब यो तो था ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि जो भगत सिंह हैं वो हमारे लिए क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनके जो काम थे हमारे देश को आज़ाद कराने में, वो किस किस तरह के काम उन्होंने किए, उनके बारे में हम जानेंगे। तो जो भगत सिंह है, इनकी जो बर्थ डेट है 26 सितंबर 1907 को हुई थी। इनका जन्म हुआ था भगनवाला में। ये जो पंजाब का दोआब वाला क्षेत्र है, जालंधर के जालंधर जिले में, जालंधर डिस्ट्रिक्ट में संधू जाट किसान परिवार में इनकी पैदाइश हुई थी, जन्म हुआ था 26 सितंबर इनका 1907 में जन्म हुआ। और ये जो है ऐसी पीढ़ी से ताल्लुक रखते थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दो निर्णायक चरणों में हस्तक्षेप करती थी। पहला जो लाला लाजपत राय और लाल बाल पाल थे, जो चरमपंथ यानी कि उग्र लोग थे। दूसरा जो अहिंसक समूह था, यानी गांधीवादी चरण, उसको भी इन्होंने फेस किया था। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते नहीं, दो जनरेशन को फेस करते हैं। इन्होंने जो उस टाइम की दो नरम पंथ और गरम पंथ थे, तो नरम पंथ को भी इन्होंने देखा था और गरम पंथ को भी इन्होंने देखा था, और दोनों से इनका ताल्लुक था। तो गरम पंथ कौन थे? उनको चरम पंथ भी बोलते थे, यानी कि जो लोग उग्र आधार पर या लड़के कहते नहीं, लड़ भिड़ के अपनी आज़ादी लेनी है, उनको भी इन्होंने सपोर्ट किया था, फॉलो किया था कह सकते हैं। और जो गांधीवादी चरण था, जो अहिंसा के रास्ते पर चल रहा था, उसको भी इन्होंने फॉलो किया था, यानी कि उससे भी जुड़े हुए थे। तो दोनों से जुड़े हुए थे, पंजाब से ताल्लुक रखते थे। जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल था या स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें इन्होंने कैसे भूमिका निभाई? 1923 में इन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर में एडमिशन लिया। लाहौर जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, तो नेशनल कॉलेज लाहौर में इन्होंने एडमिशन लिया था। और इस कॉलेज की स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने और भाई परमानंद ने। इनका मैनेजमेंट भी यही देखते थे। तो नेशनल कॉलेज लाहौर से पढ़े थे भगत सिंह, और इन्होंने
जो ये कॉलेज की स्थापना हुई थी, इन्होंने स्वदेशी कॉलेज बनाया था। ये जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कॉलेज थे उनसे अलग, उनके खिलाफ या उनके खिलाफ आइडियोलॉजी के तहत बनाए गए थे। फिर ये 1924 में कानपुर में सच्चिंद्र नाथ सन्याल थे, उनसे एक पहले शुरू किए गए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने थे और एसोसिएशन में मुख्य आयोजक चंद्रशेखर आजाद थे और भगत सिंह उनके बहुत करीबी बन गए थे। तो ये हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको, ये सब आएगा। तो वहां पर चंद्रशेखर उसके मेन आयोजक कह सकते हैं और भगत सिंह यहां पर भी इसके भी सदस्य बने थे। तो नेशनल कॉलेज लाहौर में एडमिशन लिया, फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। दूसरे ये नरम पद से भी जुड़े थे और गर्म पद से भी जुड़े थे। तो यहाँ पर इनका जो पार्टिसिपेशन है फ्रीडम स्ट्रगल में वो हमें पता लग जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य के रूप में इन्होंने फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था, यानी कि बॉम्ब की फिलोसॉफी इन्होंने इसको सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख ये क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। ये एक आर्टिकल था, फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब यानी कि लेख था एक, ये भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया। इन्होंने इसको सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया और इसमें जो राजनीतिक दस्तावेज थे उसमें नौजवान सभा का घोषणा पत्र भी था, HSRA का घोषणा पत्र भी इसमें था, जिनको इन्होंने सीरियस लिया था। इन्होंने सशस्त्र क्रांति को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एकमात्र हथियार माना, यानी कि हम जो हैं ब्रिटिशर्स से जो आज़ादी ले सकते हैं वो अहिंसा के आधार पर नहीं ले सकते हैं। अहिंसा अगर हम उनसे करेंगे तो उनके सामने एक तरह से हाथ जोड़ना हो गया। इनका एक कॉन्सेप्ट था कि हमारा देश है तो हम उनसे उसकी आज़ादी के लिए हाथ क्यों जोड़ेंगे, हम उनके हथियार उठाएंगे और उनको भगा देंगे यहाँ से। तो ये इस तरह के मतलब आइडियोलॉजी पे काम करते थे, उसीलिए इन्होंने फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब को भी सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया था। और 1925 में भगत सिंह जो है लाहौर लौट गए वापस और अगले वर्ष के भीतर उन्होंने अपने सहयोगी के साथ नौजवान भारत सभा का एक उग्रवादी युवा संगठन था उसका इन्होंने स्थापना की। तो ये जो नौजवान भारत सभा है इसमें सारे यंगस्टर इन्होंने ऐड कर लिए, उसमें जोड़ लिए और वो सब उग्रवाद थे, मतलब उग्र तरीके से, एक तरह से इस तरह नहीं जैसे गांधी जी का तरीका था कि वो शांति से काम करते थे, ये उस तरह से काम नहीं करते थे, ये उग्र तरीके से करते थे, यानी कि हमारी आज़ादी हम छीन के लेंगे। तो एक इनके एटीट्यूड में फर्क था। 1926 में इन्होंने सोहन सिंह जोश के साथ संपर्क स्थापित किया और उसके साथ मिलकर श्रमिक और किसान पार्टी या वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी की स्थापना की, जिसने पंजाबी में एक मासिक पत्रिका कीर्ति का भी प्रकाशन किया था। तो देखो एक कैसी कैसी जगह पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, श्रमिक और किसान पार्टी के साथ भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। साल भर तक भगत सिंह ने सोहन सिंह जोश के साथ मिलकर काम किया और कीर्ति के संपादक मंडल में शामिल हो गए। फिर इन्होंने 1927 में काकोरी कांड, जो काकोरी केस था, इस पे मैंने वीडियो बनाई थी, काकोरी कांड में शामिल हो गए और आरोप में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। तो जो भगत सिंह थे पहली बार काकोरी में शामिल होने की वजह से जो रेलवे का एक ट्रेन एक्शन था, रेलवे में इन्होंने मतलब वहां पे एक तरह से हथियार वगैरह चुराने के लिए वो किया था, तो इन्होंने इसमें भी भाग लिया, किसमें, काकोरी केस में। और 1928 में इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदला और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA बना दिया उसको। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन चेंज करके हिंदुस्तान में बीच में लगा दिया सोशलिस्ट। 1930 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई और फिर ये जो सोशलिस्ट एसोसिएशन थी ये HSRA ये भी बंद हो गया, खत्म हो गया। पंजाब में HSRA का स्थान नौजवान भारत सभा ने ले लिया। जब HSRA चल रही थी वहां पर नौजवान भारत सभा आ गई। तो ये सब इनका पार्टिसिपेशन था और ये इतनी छोटी उम्र में 20-23 साल में 23 की एज में इनको फांसी पर लटका दिया गया था। तो इतनी कम उम्र में देश के लिए कुर्बान होने वाला जो हमारा हीरो है उसको अगर कोई आतंकवादी कहेगा तो हम उसको सहन नहीं कर सकते हैं। लाला लाजपत राय की डेथ हुई, उनका जो मृत्यु हुई थी उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस अधीक्षक जेम ए स्कॉट उसको मारने की साजिश करने लग गए और जो क्रांतिकारियों ने गलती से किसको मार दिया, JP सैंडर्स को मार दिया। और इस घटना को बोलते हैं लाहौर षड्यंत्र मामला। ये 1929 में हुआ था। मारने वाले किसको थे, जो लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी वो लाठी वगैरह लगने से, तो जेम्स ए स्कॉट को मारना था इनको, लेकिन JP सैंडर्स मारा गया गलती से और लाहौर षड्यंत्र मामला 1929 का कहलाया। और 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के भारत आगमन के विरोध में एक जुलूस निकाला था और जुलूस में शामिल होने की वजह से लाला लाजपत राय की गंभीर रूप से घायल होने के बाद मृत्यु हो गई थी। ये
उस टाइम पे जो पुलिस अधीक्षक थे उसको मारने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन गलती से सांडर्स मारा गया। तो जो लाला लाजपत राय थे, इनकी डेथ हो गई थी लाठी लगने की वजह से वहां पर। जैसे सपोज करो कोई आंदोलन कर रहा है, पुलिस की लाठी लग गई और गलत जगह लगने से डेथ हो जाए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 दमनकारी विधेयकों, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम भी फेंका था। सिंबॉलिक बम था वो। तो इनको जब 1929 में केंद्रीय विधानसभा चल रही थी, वहां पर इन्होंने सिंबॉलिक बम भी फेंका था एक। तो इतने ये उग्र तरह से सारे जितने भी इनके पार्टिसिपेशन थे, वो सारे उग्र तरीकों से इन्होंने उसमें भाग लिया था। इसमें जो इनके पत्रक थे, जो पेपर लिखे जाते पत्रक वगैरह, उनमें उनके द्वारा बम फेंके जाने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, लेकिन बधिर हो चुकी ब्रिटिश सरकार को उनके द्वारा निर्दयपूर्वक किए जा रहे शोषण के बारे में सचेत करना था। मतलब ये था इनका कि हम किसी को मारने की वजह से बम नहीं फेंक रहे हैं, जो सरकार बहरी हो चुकी है उनके कान खोलने के लिए हमने बम फेंका है। बाद में जो भगत सिंह और बटुकेश्वर थे, दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया, इनका मुकदमा चला और जन जन तक अपनी बात पहुंचा दी इन्होंने, और आजीवन कारावास यानी कि जो ताउम्र जो है उनको जेल में रखने की सजा दी गई। इन्होंने को भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले में जेपी सांडर्स की हत्या करने और बम निर्माण का दोषी पाया गया, और इस मामले में 23 मार्च 1931 को सुखदेव राजगुरु इनके दोनों के साथ इनको फांसी दी गई। 3 केस आ गए। जेपी सांडर्स को आपने मारा है, लाहौर षड्यंत्र केस, जो बम निर्माण किया है आपने, उन सब के लिए आपको दोषी पाया जाता है और आपको जो है फांसी की सजा दी जाती है। तो हर साल 23 मार्च को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। तो भारत के लिए ये लोग क्या हैं? शहीद हैं। अब किसी के कहने से कोई आतंकवादी नहीं बन जाता है। अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और पड़ोसी या कोई भी आपको बोल दे कि आप बुरा काम कर रहे हैं, तो आप कहने से बुरा नहीं बन जाते हैं। ये पाकिस्तान वालों को अकल आनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि हम कैसे जबान चला रहे हैं। इनके कुछ प्रकाशन थे। मैं नास्तिक क्यों हूं, इन्होंने लिखी थी, एक आत्मकथा थी इनकी, वाई आई एम एन एथिस्ट, ऑटोबायोग्राफिकल डिसोर्स, द जेल नोटबुक एंड अंदर राइटिंग्स। ये इन दोनों को इन्होंने लिखा था भगत सिंह ने। तो हमारे लिए भगत सिंह हीरो ही हैं, हमें किसी कहने से फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसलिए दिखाया ताकि हम थोड़ा सा उनके बारे में जान जाएं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पूरी तरह से भगत सिंह के बारे में नहीं जानते होंगे, तो आज उनको पता लग गया होगा। तो इसी तरह जब हम किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं तो उसको थोड़ा सा हमें एग्रेशन आ जाता है कि कोई हमारे हीरो को ऐसे कैसे बोल सकता है। तो हम इन्हीं चीज़ों को जानते हुए हमारे दिल में वो हीरो हैं और हीरो रहेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हमारे टॉपिक जो है सिलेबस का हिस्सा है, तो इससे हिस्ट्री वाला पोर्शन थोड़ा सा कवर होता है। तो मैंने इसीलिए इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखा दिया ताकि आपकी जो है रिवीजन हो जाए। कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा, कुछ ने नहीं भी पढ़ा होगा, तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान ने क्या कहा है, आप भगत सिंह को क्या मानते हैं, उसके बारे में कमेंट में जरूर बताना कि भगत सिंह आपके हीरो हैं या वाकई आप पाकिस्तान की लैंग्वेज में बात करते हैं। तो इस सभी का सवाल आपके ऊपर छोड़ के जाता हूं मैं। अभी के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।